हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्ट्रीट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की क्रैश कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स को बोर्ड से डिलीट किया है। ठीक है, तो कुल मिला के इस चैप्टर के कुछ 5 और 6 एक्सरसाइजेज हैं। ओके, तो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को डिलीट नहीं किया है बोर्ड ने। एक मेथड है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इन्होंने डिलीट किया, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसको छोड़ के बाकी सब टॉपिक में से आएंगे। तो कुछ ज़्यादा पोर्शन डिलीट नहीं किया है, बस एक मेथड ही है। और ये मेथड है क्या, इस मेथड के बारे में आपको पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल से। अच्छा, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। ओके, जैसा कि नाम है इस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, फिर बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो यही सब इसी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और बाकी आगे देखेंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे कोई सी भी इक्वेशन होती है उसका कोई सॉल्यूशन होता ही है, तो उनके सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन के, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक एग्जाम्पल से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड आप एक फिगर देख सकते हैं, ये हमारे गोलू जी हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खाने पीने के शौकीन है, ये हमेशा खाने पीने की चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं। ठीक है, तो इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि इनको आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है। ठीक है, और अगर बात करें इनके पास तो कुल 200 रुपये हैं, और इन 200 रुपये की इनको आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, इनको चाहिए तो दोनों। उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट बोथ, बट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स शुड बी 1 मोर देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई कि इन्होंने ये कंडीशन लगा दी, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो मैं एक ज़्यादा ही आइसक्रीम खाऊंगा चॉकलेट से। ठीक है, तो चॉकलेट की जो रेट है वो 25 रुपीज़ है, और जो आइसक्रीम की रेट है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो हम इस सिचुएशन से इजीली डील कर सकते हैं। जैसे या फिर ये गोलू जी है, ये इजीली इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं अगर इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे आइसक्रीम का जो रेट है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, और जो चॉकलेट का रेट है वो 25 रुपीज़ है। लेट्स से कि गोलू को एक्स नंबर ऑफ आइसक्रीम चाहिए, और एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट चाहिए और वाई नंबर ऑफ आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल मनी वो पे करेगा वो होगा 200 रुपये, और जो इसकी इक्वेशन जो फॉर्म होगी, सिंस एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है, रेट है, वो 20 रुपीज़ है, और एक चॉकलेट की जो रेट है वो 25 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल एक्स चॉकलेट्स की रेट कितनी हो जाएगी, 25 इंटू एक्स। ठीक है, तो 25 इंटू एक्स आ गया। सिमिलरली टोटल आइसक्रीम्स की जो रेट होगी, जो कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी, सिंस एक की कॉस्ट है 20 रुपीज़, एक आइसक्रीम की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो वाई नंबर ऑफ आइसक्रीम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 इंटू वाई। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट उसको पे करनी है, उसके पास मैक्सिमम कितना अमाउंट है, 200 रुपीज़, और उसको सारा ही स्पेंड करना है, उसको बचाना नहीं, कुछ घर पर नहीं लेके जाना है। ठीक है, उसको पूरा ही अमाउंट उसको स्पेंड करना है इन चीज़ों में, जैसे ये आइसक्रीम और चॉकलेट है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ऐसे फॉर्म हो गई, 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 200। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इन्होंने कहा कि आइसक्रीम, द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स शुड बी 1 मोर देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो जो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है जो है y, नंबर ऑफ आइसक्रीम जो कि है y, तो y जो होगा वो x से एक ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी दुविधा में फंस जाए, तो क्या करना होगा, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ऐसे करने नहीं बैठेंगे हम, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ सिचुएशन को और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, और इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जो भी हम जानना चाहते हैं कि हमको कितना कहाँ पर स्पेंड करना है या फिर जो भी है, तो वो हम गेट कर सकते हैं इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 25 प्लस 25x प्लस 20y, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन हुई या नहीं हुई। तो देखिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है, हमने पॉलिनोमियल में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था हल्का फुल्का कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि देखिए कोई भी इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल्स तो होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है x और एक है वेरिएबल y, यहाँ पर भी x और y है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे, तो वेरिएबल्स की जो पावर होगी ना वो 1 होनी चाहिए, 1 ही होगी तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन हो गई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल्स का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो 2 होंगे, और जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। ओके,
सो इक्वेशन जो होगी इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की और नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे 2। ठीक है, अभी आगे अब देखते अभी आगे आपको पता चलेगा कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है। सॉल्यूशन के भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो सीबीएसई ने हटा दिया है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन्हीं टाइप की कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही बनाया। ठीक है, तो बने रहिए इस लेक्चर में हमारे साथ जानने के लिए कि ये मेथड क्या होते हैं और कैसे हम इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, इस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, गोलू की जो दुविधा है उसको बिल्कुल पूरी करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम है गोलू फेस कर रहा है इस टाइम पर, उसको पूरा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रिप्रेजेंट करते हैं हम px से। ठीक है, px इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं इसके अंदर, जैसे ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स उनकी पावर है 1 और ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं abc। ठीक है, तो यहाँ अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो कि है यहाँ पर 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है या फिर डिग्री 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? देखिए, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 200, तो क्या अभी ये इस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे ये इस फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ? नहीं, ये होगा लीनियर इक्वेशन। कैसे? हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 25x यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 20y। अब यहाँ जो 200 है वो ट्रांसपोज होकर इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा -200। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ax प्लस by प्लस c या फिर माइनस c की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें abc की वैल्यू क्या होगी, तो a हो जाएगा 25, b हो जाएगा 20 एंड c विल बी -200। ठीक है, हाँ, साइन का ध्यान रखना, यहाँ पर ही -200 आएगा, ओनली 200 नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन का विशेष बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना है आपको कि साइन भी हमको लगाना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो सी की वैल्यू, नहीं तो जैसे ये एज इट रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर abc क्या है? abc कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन x और y क्या होंगे? वेरिएबल्स ही होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स ही होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन, हाँ, तो यहाँ देखिए, अब जब भी इक्वेशन की बात आती है, जब भी आपने अपनी 8th क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी इक्वेशन आता है तो उसको हमको सॉल्व भी करना होता है, ऐसे छोड़ना नहीं होता उसको। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो सॉल्व करने की भी कुछ मेथड है, तो पहले इसके सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल जैसे हमने ये भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था पॉलिनोमियल्स में, कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है जिनमें एक ही वेरिएबल, जिनकी जो डिग्री होती है, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, उनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, चाहे वेरिएबल्स 2 हो 3 हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, ग्राफ अगर आप x प्लस y प्लस z का ड्रॉ करेंगे तो ये 3D में बनेगा वैसे तो, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन होगी। अगर 2 ही वेरिएबल लेते हैं, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया 3D वगैरह। अगर बात करें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब बात तो हमारी सॉल्यूशन की चल रही थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गई? तो इस स्ट्रेट लाइन पर लाइक करने वाले सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रेट लाइन पर, जितने भी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इस लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ की होती है और उसमें नंबर ऑफ पॉइंट भी होंगे। ऐसे देखिए लाइन सेगमेंट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, लेकिन हाँ, बात चल रही है सॉल्यूशन की, तो नंबर ऑफ जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर वो सारे ही क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। जैसे ये कोई पॉइंट आ गया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया, कुछ भी आ सकता है, x1 y1 जो भी है, तो ये जो x1 y1 होगा वो क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि LHS और RHS क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू रखोगे, y की क्या वैल्यू रखोगे कि ये इक्वल आ जाए 4 के, तो वो x और y की वैल्यूज होंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हाँ, एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट स्ट्रेट लाइन आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अपना डिस्कशन जारी करते हैं और देखते हैं कि अब एक एग्जांपल से उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या होता है? देखो, अगर हम बात करें इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन हम गेट करेंगे। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया y एक्सिस पर, एक
कहीं और ले लेंगे, जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, एक ही वाला पॉइंट हो गया, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं या फिर और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट पिक करे, तो ये चारों क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। जैसे ये -3 0 हुआ, 0 3 -2 1 एंड -1 2, ये सारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस प्रॉब्लम कंसिस्ट 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स यही होंगे, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स देखेंगे। फॉर दिस वी नीड 2 इक्वेशंस। ओके, देखो अगर एक ही वेरिएबल, अगर एक ही लाइन होती तो इसमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं अगर एक ही इक्वेशन होती तो। लेकिन हमको सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब एक ऐसी वैल्यू गेट करनी कि जो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस का मतलब क्या होगा, देखिए जहाँ जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं बात करूँ सीधी बात करता हूँ, तो अगर जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे किसी भी वेरिएबल में उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ वेरिएबल एन इक्वेशन कंसिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन इक्वेशन कंसिस्ट नंबर ऑफ इक्वेशन वी नीड। ठीक है ना, उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमको चाहिए होगी उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 इक्वेशन की नीड है, क्योंकि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स होंगे तो मुझे 2 इक्वेशन की नीड है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, एक ऐसी वैल्यू गेट कर सकूँ जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो फॉर दिस वी नीड 2 इक्वेशंस, और इसी को ही हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब चैप्टर का नाम तो आपको लगभग समझ में आ चुका होगा कि पेयर क्यों यूज करा है इसने, क्योंकि हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस की बात करेंगे। 2 इक्वेशंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स होंगे तो मुझे 2 क्या चाहिए, 2 ही इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो इन्हीं को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और 2 वेरिएबल्स मतलब बता ही चुका हूँ 2 वेरिएबल्स होंगे इसमें। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो इन दोनों की अलग अलग जनरल फॉर्म होगी, तो यहाँ पर होगा देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हाँ देखिए, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे मैंने कोई सी भी 2 इक्वेशन ले ली, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये 2 इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो 2 अलग अलग लाइन्स हम गेट करेंगे। ठीक है, 2 कोई सी भी अलग अलग लाइन गेट कर सकते हैं, कैसी भी हो सकती है वो। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3 होंगी, एक तो ये, एक ये, और जो लास्ट वन होगी वो ये होगी कि क्या हो, ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी हो सकती हैं, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती है। ठीक है, एक जैसे ओवरलैप कर गई लाइन, एक के ऊपर एक ही बन गई, मतलब ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन ही बना रही हो, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रही हो। तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसकी, इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ की। ठीक है, या तो ऐसा ग्राफ हम देख सकते हैं, या फिर ऐसा ग्राफ देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ इस तरह से हमको ग्राफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिखे, जैसे मान लो कि हमको दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है, ठीक है, तो दोनों लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। ओके, दे एक सेकेंड, सो ये जो लाइंस होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दे वॉन्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ही इनका तो चल ही क्या रही, तो साथ ही मिल गई एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है लाइंस, जैसे मैंने यहाँ पर आया था वापस, अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हमको इनका सॉल्यूशन निकालना है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों लाइंस को क्या होना ज़रूरी है, इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। तो अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ओके, देयर विल बी नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, बट इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस देयर विल बी वन यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। बट इन केस ऑफ दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे पर ओवरलैप ही कर रही है। ठीक है, तो ओवरलैप करने के केस में क्या होगा, ये दोनों यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हाँ, अब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी ना, किस केस में, पैरेलल के केस में होगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, और यहाँ क्या होंगी, ये भी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट पर डिपेंडेंट होगी, ये वर्ड यहाँ पर हम इंसर्ट करना भूल गए, डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होंगे और डिपेंडेंट होंगी। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बाकी दोनों केस में कंसिस्टेंट होंगे। आप तो कंसिस्टेंट ध्यान रखिए। ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, क्या ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है, तो अगर
ऐसा कुछ उनका सॉल्यूशन होगा। कैसा? इंटरसेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं तो भी वो कंसिस्टेंट ही होगा, और इनकंसिस्टेंट के केस में वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे या फिर वो पैरेलल होंगी। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? क्या हम एक जैसे हमारे कोई इक्वेशन हमको दे रखी है, हमसे पूछा कि इसका जो सॉल्यूशन बताओ कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हमेशा हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। देखो एक मेथड है, बट हाउ डू वी गेट एन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द ग्राफ? तो ये कैसे पता लगेगा भाई? हमको हमेशा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, इतने ग्राफ नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हमेशा हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, तो फिर क्या मेथड है? तो देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, उनका जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज है, देखो फर्स्ट इक्वेशन के केस में जो कांस्टेंट है वो है a1 b1 एंड c1, ओके। सेकंड के केस में क्या है, a2 b2 c2, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमको रेशियोज फाइंड आउट करना है, जैसे a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के रेशियो फाइंड आउट करो। सबसे पहली स्टेप मान लो, ये किस चीज़ की पहली स्टेप चल रही है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे कैसे पता लगाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर इनकंसिस्टेंट है? तो उसका फर्स्ट स्टेप मान लिया हमने। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि फाइंड रेशियोज ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज, मतलब a1/a2 क्या होगा, b1/b2 क्या होगा और c1/c2 क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेंगे, पहले एक इक्वेशन हमने पिक करी, उस इक्वेशन में हमने ये रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। अब इनको करो कंपेयर। कैसे? देखो कंपेयर कैसे करना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, ये तो आ गया, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इन केस a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो देयर विल बी वन एंड ओनली सॉल्यूशन, और ये होंगी लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, तीनों ही जो रेशियोज थे वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तीनों रेशियोज क्या आ जाएंगे हमारे, इक्वल, ठीक है। तो देखिए पहले देखो स्टेप पहले क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करो। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे तो बस c1/c2 की जरूरत ही नहीं है, वो चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो c1/c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी होगा, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि c1/c2 का इस केस में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो वो वन सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल है तब चेक करो कि c1/c2 का क्या हुआ। अगर c1/c2 जो रेशियो है वो इक्वल है तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। बट अगर वो इक्वल नहीं है तो वहाँ भैया कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जो लाइंस होंगी वो ऐसा चल जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग ही रह जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है, अगर c1/c2 इक्वल नहीं आता है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसने बस ये पूछा कि भैया बताओ कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो एक इक्वेशन हमारी क्या है, 3x + 2y = 5, नेक्स्ट इज 2x - 3y = 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पिक करो, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखो, a1 = 3, b1 = 2 एंड c1 = हाँ ये ध्यान रखना ये यहाँ पर ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज होने के बाद ये जाएगा -5। सिमिलरली a2 = 2, इक्वेशन की तरफ देखते जाएं, इक्वेशन में यहाँ पर a2 होगा 2, b2 जो b2 की वैल्यू होगी -3 एंड c2 विल बी, यहाँ पर भी ये ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको हमने लिख लिया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इनके रेशियोज फाइंड आउट करो फटाफट। तो देखो a1/a2 क्या आ जाएगा, सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 की बात करेंगे तो a1/a2 आ जाएगा 3/2, b1/b2 कितना आ जाएगा, ये b है, तो जाएगा 2/-3 कितना। अब देखो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो सीधी सी बात है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो देयर विल बी वन एंड ओनली सॉल्यूशन। तो अगर इसका तुम ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन्स होंगी, लाइन सेगमेंट भी होंगी, ध्यान रखना, हमेशा मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, देयर विल बी वन एंड ओनली सॉल्यूशन, एंड जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट हुआ या इनकंसिस्टेंट हुआ। देखो अगर सॉल्यूशन मिल रहा है ना, चाहे 1 मिले चाहे 1000 मिले, सॉल्यूशन मिल रहा है हमको तो वो कंसिस्टेंट हुआ, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर 2x - 3y = 8। सो 2x तो a की वैल्यू हो जाएगी, देखिए a1 हो जाएगा अपना 2, b1 हो जाएगा -3 एंड c1 विल बी -8, ओके। एंड इन दिस इक्वेशन 2
A2 will be 4 and B2 will be -6 and C2 will be -9. कुछ नहीं करना, A1 अपॉन A2 का रेशियो देखो कितना आएगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा 2/4, रिड्यूस करेंगे क्या आएगा 1/2, B1 अपॉन B2 का रेशियो निकालो तो B1 अपॉन B2 कितना आएगा -3/6. अब कुछ आगे बात बढ़ेगी, देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको रिड्यूस करोगे तो हो जाएगा 1/2. तो यहाँ पर अभी इक्वल आ गए, मतलब यहाँ तो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल होगी या फिर ये कोइंसाइड, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे दोनों मिलकर, या तो ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा. कौन बताएगा, C1 अपॉन C2. तो C1 अपॉन C2 विल बी -8/9. इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9. ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 8/9 आ रहा है, तो ये थर्ड इक्वेशन इक्वल नहीं है. तो इस केस में क्या होगा, क्या कोई सॉल्यूशन होगा इसका, नहीं. ये क्या होगा, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी. ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, जैसे अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 की इक्वल आ रहा है और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आपको अच्छे से. ठीक है, तो यहाँ पर देयर विल बी नो सॉल्यूशन, द लाइन विल बी पैरेलल, और जो पेयर हैं वो होंगे इनकंसिस्टेंट. क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट या फिर नॉन कंसिस्टेंट, जो भी है इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 3/2. अभी थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कुछ नहीं है, करना वही है. ठीक है, बस थोड़ा बेसिक्स का ख्याल रखना. तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, B1 हो जाएगा अपना 5/3 और C1 विल बी -7. वहीं बात करें अगर A2 की, तो A2 हो जाएगा 9, B2 हो जाएगा -10 और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा -14. ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना हुआ, अगर हम ये रेशियो फाइंड आउट करें A1 अपॉन A2 तो ये हुआ 3/2/9. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 न्यूमरेटर में रह जाएगा, 2 चल जाएगा डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, रिड्यूस करो 3 3 9, ये हो जाएगा 1/3 2 6. तो A1 अपॉन A2 तो आ गया 1/6. बात करें B1 अपॉन B2 की, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 5/3/-10. ठीक है, तो यहाँ दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों अलग अलग है, तो साफ दिख रहा है ये, लेकिन ये -1/6 हो जाएगा. अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/6. तो ये दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पर ओनली देयर विल बी वन एंड ओनली सॉल्यूशन, और जो ये लाइन होगी वो जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो होगी कंसिस्टेंट. ठीक है, बढ़ते अपने अगले एग्जाम्पल पर. तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू यहाँ दिख रही है 5, साफ साफ दिख रहा है, तो मैं सीधा फाइंड आउट करता हूँ. ठीक है, अब आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, हम सीधा वैल्यूज रखते हैं. तो A1 की वैल्यू है दिख रही है यहाँ पर 5, सो 5/-10 ये होगी A1 अपॉन B2, -3/6 एंड थर्ड इज -11, ट्रांसपोज करना है, ध्यान रखना, और इसको भी ट्रांसपोज करना है, तो -11/22. ये हो जाएगा 1/2 एंड ये भी -1/2. तो भैया यहाँ तो तीनों इक्वल आ गए. तो अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या बताया था मैंने आपको, तीनों अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, मतलब वो दोनों एक ही लाइन पर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना हमको, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया, पूरी लाइन ही सॉल्यूशन हो गई. देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, अगर ऐसा पूछे कि लाइन कैसी होंगी, तो लाइन भैया ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे. ठीक है, तो कोइंसाइड करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं. सॉल्यूशन मिलने का मतलब हुआ कि वो कंसिस्टेंट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, और शायद ये आखिरी ही है इससे रिलेटेड, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं. हो जाएगा देखो 4/3/2, ये बड़ा आएगा. ठीक है, थोड़ा ये 2/3 और ये हो जाएगा -8/-12. ठीक है, ये इससे इंटू हो जाएगा, हो जाएगा 4/6. इसको थोड़ा रिड्यूस करो तो कितना आएगा 2/3. तो ये तो अपना A1 अपॉन A2 आ गया, ये भी 2/3 और ये भी 4 2 8 4 3 12, तो 2/3. तो तीनों इक्वल आ रहा है. तो यहाँ पर भी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंट. कोई डाउट है यहाँ तक? मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अभी तक तो हमने क्या देखा कि जस्ट ये देखा कि अगर तुम दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनके ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे हो सकते हैं. 3 पॉसिबिलिटीज थी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड लाइंस. ठीक है, लेकिन अब क्या है मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कि हमको सॉल्व करना है भाई, हमको x और y की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो देखो x और y की वैल्यू कैसे गेट करोगे, या फिर जो भी दो वेरिएबल होंगे L M A B जो भी होंगे, तो उनकी वैल्यूज कैसे गेट करेंगे.
देखो वैल्यूज़ गेट करने के कुछ मेथड हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड, एक है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ये जो है ये जिसको मैंने क्रॉस कर रखा है वो क्रॉस ही हो चुका है और इसका नाम भी क्रॉस ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, तो काफ़ी भले का काम किया है सीबीएसई ने एक टॉपिक हटा के। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड में हम दो मेथड पढ़ेंगे और ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो आप वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपने ग्राफ ड्रॉ करा होगा, बट वहाँ पर एक ही लाइन एक ही इक्वेशन थी, यहाँ पर 2 इक्वेशन आ जाएंगी बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हमको 2 इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया कि ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो बस यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हमको देखने को मिलेगी, या तो पैरेलल लाइन होगी या फिर इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा इतना डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हल्के फुल्के एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो करना ये है कि इनके इंडिविजुअल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, दोनों इक्वेशन के। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है, तो देखो मैं आपको जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। ये है x + y = 4। ठीक है, करना कुछ नहीं, y की कुछ वैल्यू रखो या फिर x को y की फॉर्म में लिखो तो हो जाएगा 4 - y। अब यहाँ पर y की कुछ वैल्यूज पुट करते जाओ, जैसे y = 0 पुट करा तो y अगर 0 पुट करोगे तो ये जाएगा x = 4 - 0। तो x की जो वैल्यू गेट करेंगे वो हो जाएगी 4। तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कितना 4 0, तो ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे वही, अब क्या करो, अब यहाँ पर x को 0 पुट कर दो, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y कितना आएगा, y 4 आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशन आ गया। फिर अगर कहें तो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, एक तो है 0 4, एक है 4 0, 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये ऐसे थोड़ा सीधी जाएगी, थोड़ी टेढ़ी चल गई। ठीक है, तो एक पॉइंट ही हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ढंग से ये है, देखो ये। ठीक है, तो ये अपना 0 4 हो गया और ये 4 0 हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, मिल गया सॉल्यूशन या फिर मिल गया हमको लाइन। ठीक है, तो देखो किसी भी इक्वेशन का, तो देखिए हाँ 2 लाइन्स, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 ही क्यों चाहिए, एक क्यों नहीं। अगर एक ही पॉइंट होता तो क्या ये लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, हमको 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, जैसे 0 4 और 4 0, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट की अगर बात करूँ तो एक पॉइंट से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू हो सकती हैं। तो कौन सी लाइन है भाई, ये x + y = 4, ये हम नहीं बता सकते ना एक पॉइंट से। तो एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स हैं तब भी हम वो लाइन गेट कर सकते हैं जो हमको इक्वेशन में बता रखी है, थोड़ी नीचे हो गई है। ठीक है, तो यहाँ एटलीस्ट 2 पॉइंट, 3 भी कर सकते हो आप। ठीक है, 3 4 जितने भी आपको अच्छे लगे, लेकिन 2 काफ़ी है। ठीक है, हमको बस वो सॉल्व करना है इक्वेशन को, हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना इंडिविजुअल इक्वेशन के। सॉल्व करने के लिए पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, हम 2x - 3y के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 2x - 3y को हम थोड़ा यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक है, जगह कम है लेकिन हो जाएगा। 2x - 3y = था अपना 4, नहीं जी 3 था, कोई बात नहीं 3 कर लेते हैं। तो देखो 2x - 3y = 3, करना कुछ नहीं है, 2x = हो जाएगा 3 + 3y। ठीक है, 3 + 3y हो गया। y की वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू की मैंने 0, तो y की वैल्यू अगर 0 रखे तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 3। देखो ये थोड़ा अजीब सा सॉल्यूशन है, तो y की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि पॉइंट्स ईजी निकालो, फ्रैक्शन में नहीं लाओ। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, पॉइंट फ्रैक्शन में आ जाएंगे अगर ऐसे करेंगे तो। ठीक है, तो गलतियों से सीखता है इंसान। ठीक है, तो तुमको अब गलती नहीं करनी है, मैं गलती कर चुका हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करनी है, 0 नहीं पुट करनी है। 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, तो 2x will be equal to 6। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 6/2 होगा, और 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ गया अपना क्या 3 1। ठीक है, देखो x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, x की जो वैल्यू है वो पहले लिखनी है। ठीक है, सेकंड अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 2x = 3 + 3y अपनी इक्वेशन जो थी, यहाँ पर मैंने -1 पुट करा, तो -1 पुट करके तो जाएगा 3 - 3, और 3 - 3 कितना 0। 2x = आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 0 - 1। x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, एक तो पॉइंट है 3 1, दूसरा पॉइंट है 0 - 1। कुछ नहीं करना, प्लॉट करना है, प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद उसकी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इनका जो ग्राफ आ रहा है वो 2 लाइन्स हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इसको थोड़ा मैं अलग कलर कर देता हूँ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिख रहा होगा वैसे तो आप सबको, लेकिन फिर भी थोड़ा कलरफुल होनी चाहिए ना।
ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो है इन दोनों पॉइंट्स का, वो इंटरसेक्शन क्या बताता है, वो ये बताएगा कि भाई ये है सॉल्यूशन, जो हाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन अपना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 1, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब ये जो पॉइंट होगा ना 3 1, या फिर x की जो वैल्यू है वो 3 है, ऐसे लिखो। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, तो इस x की वैल्यू को और y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो ये वैल्यू x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन को, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन इस तरह से होता है। करना कुछ नहीं है हमको, पहले क्या करना है, दो एक इक्वेशन पुट करी हमने, एक इक्वेशन मैंने पिक करी, इस इक्वेशन के मैंने सॉल्यूशन निकाले, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकाले, 2 काफ़ी हैं, मैंने बताया 2 बहुत हैं। 2 सॉल्यूशन का फिर हम उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद क्या आ जाएगा, वो लाइन गेट होगी। सिमिलरली सेकंड लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर गई वो सॉल्यूशन है। इन केस अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। इन केस अगर एक दूसरे के ऊपर आ गई, लेट गई एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर हो जाएगी ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है। अब थोड़ी अब हम बात करते हैं गोलू जी पे आ जाते हैं वापस। अब जो ये इनकी भी जो दुविधा थी, इसको हल करते हैं, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गोलू जी के पास थे 200 रुपये, ठीक है। तो इनके पास थे 200 रुपये, इनको पूरे के पूरे खर्च करना है, इनको कुछ नहीं बचाना है, ठीक है। बिल्कुल पेटू, कदाई पेटू है ये तो इनको खर्च करने हैं 200 रुपये, और इनके दिमाग में चल रही है आइसक्रीम और ऐसा कुछ बन जाएगी आइसक्रीम, ठीक है। और ये चॉकलेट चल रही है, ये बाहर होगी। तो ये ऐसा कुछ फिगर आपने देखा था थोड़ी देर पहले। तो 200 रुपये इनके पास है, इनको खर्च करना है, इनको आइसक्रीम खरीदनी है और चॉकलेट्स खरीदनी है। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट, इसको जो चाहिए वो है x, और नंबर ऑफ आइसक्रीम हो जाएगी y, ठीक है। अब एक चॉकलेट की जो कॉस्ट थी वो शायद 20 रुपये थी, जहाँ तक हाँ एज वेल एज आई रिमेंबर। तो 20 रुपये था चॉकलेट का कॉस्ट, इसमें क्वेश्चन में है ना। तो 20 रुपये तो है, देखो आइसक्रीम है, सॉरी 20 रुपये आइसक्रीम और 25 रुपये चॉकलेट है। तो देखो आइसक्रीम का कॉस्ट, एक आइसक्रीम का जो रेट है वो है 20 रुपीज़, और एक आइसक्रीम की जो मैंने नंबर ऑफ आइसक्रीम मैंने लेट करी वो कितनी थी 20। तो टोटल जो स्पेंड करेगा ये, वो 20 वाई स्पेंड करेगा आइसक्रीम पर। चॉकलेट पे कितनी स्पेंड करेगा, 25 रुपये की है चॉकलेट, सस्ती नहीं है, 25 रुपये की है, और एक चॉकलेट पर स्पेंड करे 25 रुपये। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट हमने लेट करी। तो अगर ये एक चॉकलेट पे स्पेंड करे 25 रुपये, तो एक्स चॉकलेट पे करेगा 25x। इक्वेशन फॉर्म हो गई। टोटल स्पेंड कितना कर रहा है ये, इसको पूरे के पूरे 200 के 200 उड़ाना है, ठीक है। कुछ नहीं लेके जाना है इसको घर पे, ये पूरा उड़ाएगा ये चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। हमको चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसने बोला कि अब जो मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होने का मतलब ये कि इसको एक ज़्यादा चाहिए आइसक्रीम। तो मतलब नंबर ऑफ आइसक्रीम जो होगी ना, जितनी भी नंबर ऑफ आइसक्रीम थी वो नंबर ऑफ चॉकलेट से एक ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, चलिए। तो y इक्वल टू एक्सप्रेशन हमारी एक इक्वेशन थी, और 25x + 20y इक्वल टू 200 हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट दो हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये y इक्वल टू x + 1 है वहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू x + 1। x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो 2, ये आ जाएगा y 3, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करो, y आ जाएगा 3, x की वैल्यू 4 पुट करो, y आ जाएगा 5, x 0 पुट करो, y आ जाएगा 1, क्योंकि y जो है वो x से एक ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे क्या, एक तो मैंने लिया x इक्वल टू 0 लेता है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 + 1 जो कि होगा 1। एक हम लेते हैं x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा 4 + 1 जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक हो गया ये 4 5, एक हो गया 0 1, 2 सॉल्यूशन आ गए, दोनों को प्लॉट करा। तो देखिए 0 1 कहाँ पर होगा, यहाँ जो मैंने स्केल लिए, तो स्केल लिया मैंने दो है आइसक्रीम, ठीक है, हाँ ठीक है। तो दोनों एक्सेस में मैंने जो स्केल लिया ये लिए कि हर सेंटीमीटर क्या बता रहा है, 2 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम दोनों बता रहा है, ठीक है। तो ये है चॉकलेट, एक्स एक्सेस में मैं चॉकलेट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ चॉकलेट, और यहाँ पर नंबर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, बहुत ही ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया 0 1, दूसरा पॉइंट होगा कौन सा 4 5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बताएगी कौन सा इक्वेशन होगा, y इक्वल टू x + 1, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था कि 25x + 20y इक्वल टू 200,
ठीक है। तो 25x का अब करते हैं, तो 25x देखिए क्या होगा, 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 200 है। कुछ नहीं, बस y की और x की वैल्यूज पुट करो। इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल को उस तरफ ले जाता हूँ, तो 200 माइनस 20y, y की वैल्यूज पुट करो। तो y की वैल्यू मैंने रखी, लेट्स से मैंने कितना 0 पुट करा, ठीक है। अगर y 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या बचा, ओनली 200, x क्या हो जाएगा 200 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 8, कितना। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8 एंड 0। ओके, नेक्स्ट में क्या करोगे, x 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 200 माइनस 25x। मैंने कुछ नहीं करा, इस 25x को यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पर x 0 पुट कर दो, तो ये 0 पुट करते ये हो जाएगा खत्म। बचा क्या, 20y इज इक्वल टू 200 और y क्या हो जाएगा अपना 10। दो सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 10, एक हो जाएगा 8 0। 0 10 8 0 काफ़ी ईजी है, एक तो x एक्सिस पर होगा 8 0 और जो दूसरा होगा वो y एक्सिस पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने से जो लाइन होगी वो क्या शो करेगी, इस इक्वेशन को शो करेगी, जो कि है 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 200, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, जो कि है 4 5, ठीक है। तो 4 5 पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये ही इस इक्वेशन का, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन 4 5। तो मतलब ये है कि जो 4 5 हुआ वो मतलब उसको कितनी चॉकलेट चाहिए होगी, उसको चॉकलेट चाहिए 4, मतलब चॉकलेट उसको मिल पाएंगी, चाहिए नहीं मिल पाएंगी, चाहिए तो बहुत सारी उसको, लेकिन मिल पाएंगी 4 और आइसक्रीम मिलेगी उसको कितनी 5, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था समझाने के हिसाब से, तो आपको शायद अब समझ में आ चुका होगा काफ़ी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने ग्राफिकल मेथड देखा, अब है नेक्स्ट कौन सा, अलजेब्रिक, ठीक है। दो मेथड से, 3 मेथड से एक बार वापस रिकॉल करते हैं। तो 3 मेथड्स थे, 3 मेथड्स में से 2 ही पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। थर्ड क्रॉस हो चुका है। तो अलजेब्रिक मेथड से पहले अलजेब्रिक मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला अलजेब्रिक मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, क्या यहाँ तो ग्राफिकल मेथड था, होगा अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, सब्स्टिट्यूशन का देखो, इस वर्ड का मतलब समझो, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, हमको किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो वही 2 इक्वेशन होंगी, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट एन इक्वेशन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई सी भी एक को सेलेक्ट कर लो, मैंने ये कर ली, कोई सी भी कर सकते हैं, मैंने ये वाली कर ली, ठीक है। सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है, अब इस इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल्स होंगे उसमें एक वेरिएबल को सेकंड की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, x के अलावा जो भी कुछ था उसको सबको वहाँ ट्रांसपोज कर दिया। तो जो इक्वेशन आएगी वो कितनी है, जैसे 2x माइनस 3y था इज इक्वल टू 7 था, तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y। तो जो x हो जाएगा वो कितना होगा, 7 प्लस 3y अपॉन 2। तो यही तो है वो। तो x को मैंने y की फॉर्म में लिख दिया, जो पहली मैंने इक्वेशन ली थी। अब इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो पहली इक्वेशन में, जो अदर इक्वेशन बची, कौन सी, 7x। तो यहाँ पर मैं 7x नहीं लिखूंगा, अब x की जगह लिखूंगा मैं 7 प्लस 3y अपॉन 2, 7 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अब जो वेरिएबल बचे वो एक नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, अब वो वेरिएबल बचा एक ही, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये जो y है और ये y है, यहाँ पर x को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आया समझ में? तो देखिए, तो यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू को पुट करा इसमें और हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये होगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बस यही होगा। अब यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल होगा तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो, तो देखो 7 इन दोनों से इंटू होगा, ये हो जाएगा 7 × 7 49 प्लस 7 3 से इंटू होगा, 7 3 21y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है तो दोनों 3 टर्म्स है, देखो एक टर्म ये और एक इक्वल के उस तरफ 3 टर्म्स हो गए, तीनों को 2 से इंटू कर दो। 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 × 49 प्लस 21y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 × y इंटू 2 इज इक्वल टू 2 × 2। तो यहाँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ऐसा कुछ दिखेगा 49 प्लस 21 माइनस 30y इज इक्वल टू 4। इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके तो -9 आ जाएगा, इसको वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो -45। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5।
अब हमने पहले क्या करा था, एक इक्वेशन को जो x को मैंने y की फॉर्म में लिखा था, x क्या था 7 + 3y/2, तो यहाँ पर y को रिप्लेस कर देंगे जो हमने वैल्यू गेट करी है, कितनी थी 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दो, देखो यहाँ पर इसको 5 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और 5 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x = 7 + 3 5 15, 15/2, 15 + 7 कितना होगा 22, 22/2 कितना हो जाएगा 11। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू तो आ गई 11 और y आ जाएगा अपना कितना 5। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल, ठीक है। तो यही मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, पहला अलजेब्रिक मेथड ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एग्जांपल क्या कह रहा है कि सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूट करके, करना कुछ नहीं है। एक इक्वेशन पिक करेंगे ना, मैंने ये वाली इक्वेशन पिक करी, ठीक है। यही क्यों करी, ये क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल में 0 आ रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, देखो यहाँ √3x है, √3x माइनस है इधर, ये माइनस हो जाएगा, तो √3 - √8y = 0, तो √3x कितना हो जाएगा √8y। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी √8y/√3, ये y पर नहीं रूट, ये ओनली √8 पर ही है, तो √8 × y/√3 हो जाएगी x की वैल्यू। करना कुछ नहीं है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन थी हमारी √2 है, ये 3 नहीं है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर ब्रैकेट रूट के अंदर था x, जो ये x का कोफिशिएंट था, ये था 2, तो √2x + √3y = 7, ये इक्वेशन थी। यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, जो ये थी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो √2 हो जाएगा √8y/√3, जैसा कि यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ऐसे कुछ चल रहा है यहाँ पर ही। अब देखो ये √8 और √2 × के होगा √16 बन जाएगा, तो √16y/√3 और √3y = 7। यहाँ पर अब एक सिंगल वेरिएबल बचा जो कि है y, ठीक है। √16 की वैल्यू होती है 4, तो 4y अपॉन में √3 था प्लस √3y = 7, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना। अब इसको बस जो भी वेरिएबल्स थे वो एक जगह ले आए, यहाँ पर √3 हटाना है बस। इसको √3 को कैसे हटाएंगे, तीनों टर्म में √3 से इंटू कर देंगे। यहाँ से अगर √3 इंटू करेंगे तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर √3 इंटू करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पर √3 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √7/3। तो इक्वेशन जो बन जाएगी वो होगी 4y + 3y = 7/3, 7y = 7/3, तो y कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो √3 आ गया y की वैल्यू। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने क्या करा था, x को लेट करा था y की फॉर्म में, x को y की फॉर्म में लिखा था हमने, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है उसकी जगह √3 रिप्लेस कर देंगे, तो √8 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करेंगे इजीली, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो x की वैल्यू आएगी √8 एंड y की वैल्यू आएगी √3। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ अबव गिवन इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स देखे हमने सब्स्टिट्यूशन के। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि हमको एक वैल्यू एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, एक वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, सॉरी। और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ पर जहाँ पर भी x आएगा उसको हटा के और रख दो, जो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी y की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब है एलिमिनेशन, हमको एलिमिनेट करना है। देखो वर्ड समझ जाओगे तो कुछ नहीं है, एलिमिनेट करना है मतलब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, बस खत्म। ये था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। खत्म नहीं हुआ अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो देखिए मल्टीप्लाई, देखो अब एलिमिनेट करेंगे कैसे, मतलब तो समझ में आ गया कि हमको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट, लेट नहीं नेट, ठीक है। एलिमिनेट करना है, जो भी है एन कर देते हैं, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि एलिमिनेट तभी होगा, वो ये ध्यान रखना, एलिमिनेट कोई वेरिएबल तभी होगा जब उसके कोएफिशिएंट सेम होंगे। क्या होंगे, कोएफिशिएंट सेम होंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। और कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को या फिर किसी एक इक्वेशन को या फिर जैसा भी सूटेबल लगे दोनों को भी या फिर किसी एक को भी हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय अ सूटेबल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो, एनी रियल नंबर, ठीक है। किसी भी रियल नंबर से इनटू करना है टू गेट इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल का इक्वल कोएफिशिएंट आ जाए, बस हमको यही टारगेट ही यही है, करना यही है कि किसी भी एक कोएफिशिएंट का, चाहे वो x हो चाहे y हो, इसका जो यहाँ पर जो होता है ना ये कोएफिशिएंट, इसको हमको बनाना है इक्वल। क्या करना है, इक्वल, मतलब इस दोनों का नहीं, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। इन दोनों का नहीं करना, एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन ये होगी, इसमें या तो x का इक्वल कर दो या फिर y का इक्वल कर दो, दोनों तो इक्वल होंगे भी नहीं, ठीक है। दोनों में से एक इक्वल हो सकता है। उसको इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में या फिर दोनों में ही
किसी भी सूटेबल रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नहीं, सूटेबल रियल नंबर से, ठीक है। कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, वो ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ये दो इक्वेशन हो गई। हमने इनको अरेंज कर दिया, 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x - 2y - 7 = 0, ये दो इक्वेशन हो गए। अरेंज कर दिया हमने। अरेंज करने के बाद देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 9 आ रहा है, और 9 यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट था वो 3 था, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो 9 है। तो अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 3 9 हो जाएगा। बस ये तो करना था मुझे। वैसे यहाँ पर इसको भी पिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वेशन मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 5 है और ये 2 है, तो 5 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो दोनों इक्वेशन में मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इजी मेथड क्या हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन पिक करी हमने और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन a/3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 = 9x, 3 5 = 15y एंड 3 4 = 12, खत्म, ठीक है। ये हो गया अपना 9, यहाँ पर ऑलरेडी 9 है। क्या करना है, इक्वेशन बी थी, ये इक्वेशन बी है, इस इक्वेशन बी में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, देखो ये आप करते हुए आए वैसे, ये कुछ हार्ड नहीं है। तो 9x - 2y - 7 था = 0, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती इस इक्वेशन में। बाकी हमने क्या करा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हो गई थी इक्वेशन 9x - 15y - 12 = 0, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हो गई, दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस जब भी करते हैं ना तो नीचे वाली जो इक्वेशन है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने b में से a को माइनस करा तो b - 1, ठीक है। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 15y - 2y 13y, ये हो जाएगा 12 - 7 हो जाएगा 5, तो +5 और इक्वल में क्या आएगा 0, जैसा कि यहाँ पर आ ही रहा है। ट्रांसपोज करा और y की वैल्यू आ गई कितनी, -5/13, ठीक है। -5/13 को करना क्या है, y की वैल्यू हमने गेट कर ली है, किसी भी इक्वेशन को पिक कर लो, आंखों में कोई भी इक्वेशन ले लो जो भी इसमें दी हुई है इस एग्जाम्पल में, उसमें किसी भी इक्वेशन में y को पुट कर दो और x की वैल्यू गेट हो जाएगी, जो कि आएगी 9/13। तो x क्या आ जाएगा 9/13 और y आ जाएगा -5/13। आया कैसे, कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है, इतना तो आना चाहिए वैसे कुछ, लेकिन नहीं आया तो हम बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन कौन सी पिक करी, 9x = 2y + 7, y की जगह पुट करा मैंने -5/13, तो 9x = 2 × -5/13 + 7, ये हो जाएगा -10/13, ओके। -10/13 + 7 इक्वल में 9x चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81/13, कितना, सो 9x will be equal to 81/13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम, तो x क्या बचेगा, x हो जाएगा अपना 9/13, ठीक है, यही था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक तो हमने नॉर्मल इक्वेशन देखी जिसमें कोफिशिएंट्स आ रहे थे, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स तो आ रहे थे लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ p q की फॉर्म में है, ये भी थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम कोई सा भी मेथड पिक कर सकते हैं। तो देखो मेथड कैसा पिक करना है वो ही समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है वो है p, तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखो एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है p, दूसरी इक्वेशन में है q, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है q और दूसरी इक्वेशन में -p है। जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं फिलहाल, हमको यहाँ कोफिशिएंट देखना है। अगर मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एलिमिनेशन, मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा है। मैं पहले बताना भूल गया कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा है, एलिमिनेशन। तो हमको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ p आ रहा है, यहाँ q आ रहा है। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन को मैं q से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं q से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा p × q, ये हो जाएगा p × q, कोफिशिएंट हो गए सेम। तो देखो यही करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, यहाँ पर मैं देता हूँ बाय q एंड सेकंड इक्वेशन बाय p, पूरी इक्वेशन को सबको मतलब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि ओनली x को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये हो जाएगा क्या, अगर इस मैं पहले इक्वेशन देता हूँ px q मल्टीप्लाइड बाय px + qy
इज इक्वल टू क्यू पी माइनस क्यू। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा पी क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी पी प्लस क्यू। ठीक है, देखो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू पी क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स, सॉरी पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट पी क्यू आ गया, पी क्यू आ गया, बस यही होता है टारगेट हमारा। दोनों को माइनस कर देंगे, देखो दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो इसको माइनस ही करना पड़ेगा। अगर मान लो ये नेगेटिव होता, इन केस यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इनको ऐड कर देते और ऐड करते ही एलिमिनेट हो जाता। हमको करना क्या है, एलिमिनेट। मेथड पर फोकस होना चाहिए, मेथड के नाम पर फोकस होना चाहिए। अगर तुमको पता है कि मेथड में करना क्या है तो फिर प्लस करना है माइनस करना है वो आप अपने आप पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना है इसको माइनस, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकंड से माइनस कर, मतलब सेकंड को मैंने फर्स्ट से माइनस कर दिया। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन। तो ये तो हो गया कैंसिल, खत्म। क्या बचा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर है ये पी क्यू माइनस पी क्यू, देखो ये थोड़ा मैंने डायग्राम नहीं देखी, इसको मुझे यहाँ रखना चाहिए था। पी क्यू माइनस पी क्यू हो जाएगा 0, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ रहा है तो क्या करना होगा हमको यहाँ पर, एक सेकेंड, ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर एक प्लस आएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डॉट वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लूँगा तो मैं हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ब्रैकेट की जो टर्म होगी इसे कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा -1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, वाई की वैल्यू -1 हमने ऐड कर दिया। किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, ये वाली इक्वेशन थी पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू -1 पुट करी तो हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी, तो एक्स कितना आ जाएगा पी अपॉन पी, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो 1 और -1 अगर इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पर, जो कि है, इसको थोड़ा मैं एरेज कर देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 1 कैसा है सबको पता चल गया होगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो और भी, ठीक है, इतना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इक्वेशन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ लग नहीं रहा कि एलिमिनेशन, मतलब वैसे तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा यहाँ पर इजी है। यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पर अगर बी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए बी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटू होगा, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, माइनस कर देंगे, हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख लेगा, चलो, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, एक सेकेंड, ये साइन बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को पूरा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओके, आपका तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो एक खत्म, माइनस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूँ
ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो यहाँ पर मैं ये ट्रांसपोज कर रहा हूँ सीधा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी a b कॉमन आ जाएगा। अगर a भी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर देखो a की एक पावर बची तो यहाँ लिखेंगे a, ठीक है, यहाँ पर b की एक पावर बची हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी, ये हो जाएगा देखिए a b, या फिर मैं ये करता हूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा b माइनस a, b माइनस ओ सेकेंड, ठीक है, इरेज करना पड़ जाएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा b माइनस ए, क्योंकि मैंने क्या लिया ए बी को कॉमन लिया, ठीक है, तो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय b प्लस ए, बी माइनस ए, क्योंकि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, b माइनस ए डॉट b प्लस ए, ठीक है, b माइनस ए कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये तो y की वैल्यू आ गई माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो वहाँ से हम क्या ऐड कर लेंगे, एक्स की वैल्यू भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्या आई थी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ओके। अब देखिए यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, ठीक है, तो मैं तीनों में से ए को हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ए कॉमन लेके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से ए हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ से ए की एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से भी ए हट जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा देखो एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो एक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वाई था अपना क्या माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है।